हेलो फ्रेंड्स, मैं उदय कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 के ज्योग्राफी के पाठ्य पुस्तक का अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा पहला चैप्टर होगा हमारा सौर मंडल। जी हाँ, हमारा सौर मंडल आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला नंबर चैप्टर है हमारा सौर मंडल। दूसरा नंबर चैप्टर है पृथ्वी एवं उसकी गतियाँ। इस प्रकार से कुल 10 चैप्टर है, जिसमें हम आज पहले चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है सौर मंडल। देखिए, ये है हमारा सौर मंडल का पिक्चर। सौर मंडल यानी सूर्य और उसके चारों ओर जो ग्रह पाए जाते हैं उसके बारे में हमें आज अध्ययन करना है। देखिए, यहाँ पर सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ ग्रह, उपग्रह, ये सब इसके चक्कर काटते हैं यानी परिक्रमा करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, सूर्य के सबसे नज़दीक बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद ये अपना पृथ्वी है जिस पर हम लोग रहते हैं, ठीक है। उसके बाद मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और ये आपका वरुण है, ठीक है। तो चलिए बारी बारी से इसका अध्ययन शुरू करते हैं। तो देखिए, ये है पहला चैप्टर हमारा सौर मंडल। इसमें एक कहानी से शुरुआत होता है। गोविंद नाम का एक लड़का है, ठीक है। पिताजी के साथ रात में छत पर लेटा हुआ आकाश की ओर देख रहा था, ठीक है। दूर टिमटिमाते तारे उसे अच्छे लग रहे थे। वह पिताजी से पूछा कि पिताजी, तारे टिमटिमाते क्यों हैं? कुछ तारों में कम तो कुछ में ज़्यादा चमक क्यों होती है? जैसा कि आप भी अगर रात में आकाश में देखते होंगे तो आपको पता चलता होगा कि आकाश में तारे हैं बहुत सारे, ठीक है। तो वो तारे जो है टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। आप देखते होंगे कि कुछ तारों में कम प्रकाश और कुछ से ज़्यादा प्रकाश आता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों? तो पिताजी बोले, आसमान में चांद तारों का एक पूरा परिवार होता है। पिताजी क्या बोले कि आसमान में चांद तारों का एक पूरा परिवार होता है और कल हम लोग तारामंडल घूमने चलेंगे। कहाँ? तारामंडल, ठीक है। तारामंडल क्या होता है कि इसमें विभिन्न तारों, है ना, ग्रहों के जो परिक्रमा होता है उसके बारे में इसमें दिखाया जाता है, ठीक है। यह पटना में तारामंडल है। कभी आपको मौका मिले तो आप जाकर देख सकते हैं। जिस प्रकार से आकाश में सूर्य के चारों ओर विभिन्न ग्रह उसके परिक्रमा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से तारामंडल में इसे कृत्रिम रूप से बनाया गया है, ठीक है। जिस प्रकार से पृथ्वी के समरूप एक ग्लोब को बनाया गया है, ठीक उसी प्रकार से तारामंडल के समरूप तारामंडल कृत्रिम रूप से बनाया गया है, ठीक है। इस तारामंडल को देखने के लिए गोविंद पिताजी के साथ जाने वाला है। देखिए, आगे कहता है कि अगले दिन गोविंद पिताजी के साथ तारामंडल पहुंचा। उसने प्रवेश द्वार पर ही एक बड़ा सा चित्र देखा। जैसे ही वह तारामंडल में प्रवेश करता है, वह एक बड़ा सा चित्र देखा। पिताजी ने बताया कि यह सूर्य एवं उनके परिवार का चित्र है। वह चित्र किसका था? सूर्य का और उसके परिवार का था, ठीक है। जिस प्रकार हमारा अपना परिवार है उसी प्रकार सूर्य के परिवार में स्वयं सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि होते हैं। जिस प्रकार हमारे परिवार में हमारे दादा दादी, हमारे माता पिता, हम, हमारे भाई बहन, चाचा चाची होते हैं, ठीक उसी प्रकार से सूर्य का भी अपना परिवार है, जिसमें सूर्य उसका क्या है? मुखिया है। और सूर्य के अलावा उसमें ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है तारामंडल के अंदर गोविंद अपने पिताजी के साथ गया। तो जैसे ही वह अंदर जाता है तो गोल छत के नीचे लगी कुर्सियों पर बैठ जाता है, ठीक है। थोड़ी ही देर में उद्घोषक की आवाज़ गूंजी, नमस्कार, तारामंडल में आपका स्वागत है। अभी हम लोग सौरमंडल की सैर पर जाएंगे। गोल छतरी नुमा छत पर धीरे धीरे अंधेरा छा गया। क्या हुआ कि जैसे ही वह तारामंडल में जाकर बैठता है, वहाँ पर सौरमंडल की सैर
गोल छतरी नुमा छत पर धीरे धीरे क्या हो गया, अंधेरा छा गया। वहाँ पर जो गोल छतरी के आकार का छत था उस पर अंधेरा छा गया तथा तारे जो है वो टिमटिमाने लगे, तारे टिमटिमाने लगे। गोविंद अपनी कुर्सी पर संभल कर बैठ गया। अरे ये क्या हुआ, ये तो रात हो गई। उसने पिताजी से कहा, पिताजी ये तो रात हो गया। तभी आवाज़ गूंजी, आइए सौरमंडल, आइए सौरमंडल के मुखिया से मिलते हैं। इतने कहते ही एक दिशा में चमकते हुए सूर्य के दर्शन होने लगे। क्या हुआ, सूर्य निकल पड़े, पूरे हॉल रोशनी से भर उठा और उसके बाद सारे बच्चे तालियां बजाने लगे। तो देखिए इसमें कहा जाता है कि सूर्य जो है वो सौर परिवार का मुखिया है। क्या है, सूरज जो है सौर परिवार का मुखिया है और यह परिवार का सबसे बड़ा एवं प्रमुख सदस्य है। यदि आपसे पूछा जाता है कि सौर परिवार का मुखिया कौन है तो सूर्य है और सौर परिवार का यह सबसे बड़ा एवं प्रमुख सदस्य है। जैसे हमारे परिवार का सबसे बड़ा हमारे दादाजी होते हैं और वो परिवार का मुखिया भी होते हैं, ठीक उसी प्रकार से सौर परिवार का मुखिया सूर्य है और यह सबसे बड़ा है। ठीक है, सौर परिवार के सभी सदस्य प्रायः इसके प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। देखिए सौर परिवार में जितने भी ग्रह उपग्रह हैं उन्हें अपना प्रकाश नहीं होता है, ये सभी सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। ठीक है, सूर्य देखिए सूर्य पर ऐसे तो खुले आँख से देखा नहीं जा सकता है, लेकिन दूरबीन से देखने पर सूर्य की सतह से उठती हुई आग की लपेटें दिखाई देती है। अगर सूर्य की ओर दूरबीन से देखा जाए तो उसमें से उठती हुई आग की लपेटें दिखाई देती हैं और इसे क्या कहते हैं, तो देखिए इसे क्या कहते हैं, इसे हम सौर प्रज्वाल कहते हैं। क्या कहते हैं, सौर प्रज्वाल कहते हैं। हमारी पृथ्वी से सूर्य कई गुना बड़ा है। सूर्य जो है ये हमारी पृथ्वी से कई गुना बड़ा है। ठीक है, अगर हम सूर्य को क्रिकेट की गेंद माने तो पृथ्वी राई के दाने के बराबर होगी। यानी अगर सूर्य को हम एक क्रिकेट के जो गेंद होता है जो हम लोग खेलते हैं वो माने, तो जैसे कि ये क्रिकेट के गेंद है, ठीक है, तो ये अगर सूर्य है तो आपका पृथ्वी क्या होगा, पृथ्वी जो होगा एक राई के दाने के बराबर होगा। राई यानी सरसों के जो दाने हैं इसके बराबर ही मात्र पृथ्वी होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ कई सारे ग्रह हैं जो इसके परिक्रमा करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से सूर्य देखिए ये 8 गोले सौर परिवार के सदस्य हैं। ये जो 8 गोले यानी कि ग्रह हैं ये क्या है, सौर परिवार का सदस्य है। इन्हें क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। स्वयं प्रकाश नहीं होता, इनमें स्वयं प्रकाश नहीं होता है। मैंने पहले ही कहा था कि ये जितने भी ग्रह हैं ये सारे सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ठीक है, उसके बाद उनका नाम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। ठीक है, उसके बाद कहा जाता है कि सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन है। कुल 8 ग्रह हैं जिनमें से सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध है। ठीक है, उसके बाद मंगल है। क्या है, उसके बाद मंगल, देखिए सूर्य का सबसे निकट का ग्रह जो है बुध है और बुध के बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद मंगल है, मंगल के बाद बृहस्पति है, बृहस्पति के बाद शनि है, शनि के बाद अरुण है और उसके बाद वरुण है। तो देखिए इसमें जो है कहता है कि मंगल ग्रह लाल रंग होने के कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल ग्रह का रंग जो होता है वो लाल होता है, इस कारण से इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। तो आपने देखा कि ग्रहों की कुल संख्या 8 है और सबसे सूर्य की जो सबसे नज़दीक का ग्रह है वह बुध है और
मंगल जो ग्रह है यह लाल रंग का होता है, इस कारण से इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, देखिए सभी ग्रह जो है एक निश्चित दूरी बनाकर सूर्य के चारों ओर घूम रहे थे, यानी कि ये सभी ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, तो एक निश्चित दूरी बनाकर घूमते हैं। जैसे कि यहाँ पर सूर्य है, सूर्य के बाद सबसे नज़दीक का ग्रह बुध है, ऐसे अपना कक्षा में घूमता है। उसके बाद शुक्र है, वो अपने कक्षा में घूमता है। शुक्र के बाद पृथ्वी है, वो अपनी कक्षा में घूमता है। इस प्रकार से सब अपने अपने कक्षा में निश्चित दूरी बनाकर घूमता है। ठीक है, उसके बाद कहा जाता है कि दो ऐसे ग्रह भी है जो अन्य ग्रहों के घूमने की दिशा में न घूमकर उल्टी दिशा में घूम रहे हैं। ठीक है, यानी कि जितने भी ग्रह है, मान के चलिए कि ये आपका सूर्य है, तो जितने भी ग्रह है वो कैसे घूमते हैं, वो ऐसे घूमते हैं, यानी कि बाईं से दाईं की ओर। ठीक है, लेकिन दो ऐसे ग्रह है जो सूर्य जो अन्य ग्रहों के घूमने की विपरीत दिशा में घूमता है। ठीक है, तो वो जो है ऐसे घूमेगा, कैसे, ऐसे घूमेगा। और वो कौन सा ग्रह है, वो है शुक्र और अरुण। ठीक है, देखिए सूर्य के कुल 8 ग्रह है, यानी कि ये कुल 8 ग्रह है जो सूर्य का परिक्रमा करता है। तो छः ऐसे ग्रह हैं जो पश्चिम से पूरब घूमते हैं, जैसे कि बुध हो गया, पृथ्वी हो गया। ठीक है, लेकिन दो दो ऐसे ग्रह हैं जो इन सब के विपरीत दिशा में घूमता है, जो कि पूरब से पश्चिम घूमता है। ठीक है, तो वो कौन है, वो एक शुक्र है और एक यूरेनस यानी कि अरुण है, जो कि अन्य ग्रहों के विपरीत दिशाओं में घूमता है। अब देखिए शनि के चारों ओर छल्ले को दिखाकर उन्होंने बताया कि यह एकमात्र ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले है। शनि एक ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर क्या है, छल्ले। मान के चलिए कि ये ग्रह है तो इसके चारों तरफ ऐसे छल्ले पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए प्लूटो जिसकी गणना पहले ग्रह के रूप में होती थी, उसे अब क्षुद्र ग्रह की संज्ञा दे दी गई है। प्लूटो भी एक ग्रह हुआ करता था जो कि 9वां ग्रह था, है ना। इन्हें अब उपग्रह की संज्ञा दे दी गई, उपग्रह नहीं, क्षुद्र ग्रह। किसकी, क्षुद्र ग्रह की। जैसे कि यह ग्रहों के नियम को पालन नहीं करता था। ठीक है, ये अपनी कक्षा में न घूमकर किसी दूसरे की कक्षा में चला जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे क्षुद्र ग्रह की संज्ञा दे दी गई। देखिए अब पढ़ते हैं कि आसमान में टिमटिमाते तारे। ठीक है, तो तारों का अपना प्रकाश होता है, जैसे सूर्य का अपना प्रकाश होता है वैसे तारों का भी अपना प्रकाश होता है, और सूर्य भी एक प्रकार का तारा ही है। चूँकि ये तारे हमसे काफ़ी दूर पर है, इसलिए ये हमें टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। ठीक है, अगर पास में होता तो अधिक इससे प्रकाश प्राप्त होता, लेकिन यह दूर है इसलिए हमें ये टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। इसमें कुछ तारे तो सूर्य से भी बड़े हैं, कुछ ऐसे तारे भी हैं जो सूर्य से भी बड़े हैं। ठीक है, लेकिन देखिए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट का समय लगता है। कितना मिनट का समय लगता है, 8 मिनट का समय लगता है। और सूर्य के बाद सबसे नज़दीक के तारा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 4 वर्ष लगते हैं। यानी कि सूर्य के बाद जो सबसे नज़दीक का तारा है उसका प्रकाश पृथ्वी पर आने में लगभग 4 वर्ष लगते हैं। सोच कर देखिए कि ये तारे हमसे कितने दूर है, जबकि प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, यानी कि प्रकाश 3 लाख किलोमीटर 1 सेकेंड में गति कर जाती है। और उस तारे का प्रकाश हमारे पृथ्वी पर आने में कितने वर्ष लगते हैं, 4 वर्ष लगते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सोच सकते हैं कि तारे हमसे कितने दूर हैं। देखिए इसमें कहता है कि प्रकाश की गति ज्ञात कर पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी का
अनुमान लगाइए। तो प्रकाश की गति जो है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। ठीक है, कितना है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसलिए हम जानते हैं कि पृथ्वी पर सूर्य की प्रकाश आने में 8 मिनट 16 सेकेंड के करीब लगता है। तो इसलिए इसमें आपको गुना करने के बाद, ठीक है, आपको लगभग जो है 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है। कितना? 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे कहा जाता है कि सूर्य और पृथ्वी के सबसे नज़दीक के आकाशीय पिंडों के नाम बताइए। ठीक है, तो सूर्य और पृथ्वी के सबसे नज़दीक का जो आकाशीय पिंड है वो जो है आपका बुध है और शुक्र है। ठीक है, बुध और शुक्र है। देखिए, आप जानते हैं कि सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जिसमें से एक पृथ्वी भी है। यही वह एकमात्र ग्रह है जहाँ जीवन मिलता है। आप जानते हैं कि पृथ्वी पर ही केवल लोग रहते हैं, बाकी ग्रहों पर जीव नहीं रहता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ जल एवं जीवन के लिए आवश्यक गैसें मौजूद है। जीवन के लिए क्या होना जरूरी है? जल और हवा होना जरूरी है। इसलिए यह केवल पृथ्वी पर है। यही कारण है कि जीवन केवल पृथ्वी पर ही संभव है, अन्य ग्रहों पर नहीं। ठीक है, उसके बाद अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली नज़र आती है। पृथ्वी कैसी नज़र आती है? अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली नज़र आती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि वायुमंडल में प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है। वायुमंडल हमारे पृथ्वी के चारों ओर गैस का एक आवरण है। ठीक है, जिससे प्रकाश क्या होती है? परावर्तित होती है, तथा समुद्र की सतह से नीले रंग का परावर्तन सबसे अधिक होता है। और चूंकि पृथ्वी पर 71% भूभाग जल से घिरा हुआ है। आप जानते हैं कि पृथ्वी पर 71% जो है पानी है और 29% स्थल है। तो अधिक पानी है, और जिसके चलते पानी से क्या है, समुद्र से प्रकाश परावर्तित होता है, तो यह नीला दिखाई देता है। इसी कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, देखिए, आपने जाना कि सूर्य के चारों ओर, माना कि चलिए कि ये सूर्य है, तो इसके चारों ओर जो है क्या है? ग्रह है। इसके चारों ओर ग्रह है। कुल 8 ग्रह है। लेकिन ग्रहों के अलावा उपग्रह भी है। सौरमंडल में उपग्रह भी है, जो किसका परिक्रमा करता है? जो ग्रह की परिक्रमा करता है उसे उपग्रह कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रहों के अलावा सौर परिवार में उपग्रह भी होते हैं। ठीक है, चांद चांद यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चांद है। और यह चांद जो है पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नज़दीक है। चंद्रमा जो है पृथ्वी के बहुत नज़दीक है, इसलिए यह इतना बड़ा दिखाई देता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकंड में पहुंचता है। आपने देखा कि सूर्य का प्रकाश लगभग 8 मिनट में पहुंचता है। ठीक, चंद्रमा के प्रकाश जो है पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकंड में पहुंचता है, यानी कि 1 मिनट 15 सेकंड में। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरी करती है। यानी कि यह पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, तो इसके घूमने में जो है 27 दिन 8 घंटा लगता है। इतने ही समय में वो अपने अक्ष पर भी एक बार घूम जाता है। यानी कि अक्ष पर घूमने का मतलब चंद्रमा घूमते घूमते घूमता है। ठीक है, चंद्रमा जो है वह घूमते घूमते घूमता है, ऐसे ऐसे करके घूमता है। ठीक है, यही कारण है कि हमें चंद्रमा का एक ही चेहरा दिखाई देता है। चंद्रमा पर न तो जल है, चंद्रमा पर न तो जल है और न ही वायु। चंद्रमा पर न ही पानी है और न ही हवा है।
यह दिन में बहुत अधिक गर्म होता है और रात में बहुत अधिक ठंडा होता है। रात में क्या होता है? बहुत अधिक ठंडा होता है। ठीक है, इसी कारण से यहाँ पर अभी जीवन संभव नहीं हो सका है। ठीक है, यहाँ पर न तो जल है और न ही वायु है। और देखिए, कुछ ग्रह के कई उपग्रह है। जैसे आपने देखा कि पृथ्वी को एकमात्र उपग्रह क्या है? पृथ्वी को एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, लेकिन कई ऐसे ग्रह भी हैं जिनके कई सारे उपग्रह हैं और कुछ ऐसे ग्रह हैं जिनके एक भी उपग्रह नहीं है। तो बृहस्पति के 63 एवं शनि के 62 उपग्रह है। ठीक है, बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। ये बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। शनि ग्रह का टाइटन जो है सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि का 62 उपग्रह है, जिसमें से टाइटन जो है वह सबसे बड़ा उपग्रह है। और उपग्रहों को भी अपना प्रकाश नहीं होता, प्रकाश केवल सूर्य को है और तारे को है। और सूर्य भी एक प्रकार का तारा है, इसलिए प्रकाश केवल सूर्य में है, न तो ग्रह में होता है और न ही उपग्रह में होता है। चंद्रमा भी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमान होता है। और आप जानते हैं कि पृथ्वी पर भी सूर्य का प्रकाश ही आता है तो दिन होता है, और जब सूर्य का प्रकाश नहीं होता है तो यहाँ पर रात होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कहता है कि खगोलीय घटनाएं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना और जानना चाहिए। कि हमारे अंतरिक्ष में अथवा सौरमंडल में क्या होता है, ये वैज्ञानिक घटनाएं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना और जानना चाहिए, न कि परंपरागत एवं अंधविश्वासों से। समाप्त हुआ, सभी लोग बाहर निकल, यानी कि जो वहाँ पर जो तारामंडल में शो दिखाया जा रहा था वह समाप्त हुआ और लोग सभी बाहर निकल गए। तो आपको क्या करना है? खगोलीय घटना वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना है, न कि परंपरागत एवं अंधविश्वासों से। जो लोग कहते हैं वो अपने आँख मूंद कर किसी पे भरोसा नहीं करनी है। आपको खगोलीय घटना एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना और इसके बारे में जानना है। ठीक है, उसके बाद आप भरोसा कर सकते हैं। देखिए, हमने पढ़ा सूर्य के सभी 8 ग्रह एवं उपग्रह के बारे में, लेकिन अब हम जानते हैं सौर परिवार में तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अलावा सौर परिवार में तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अलावा बहुत सारे छोटे छोटे पिंड भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सौरमंडल में सूर्य का चक्कर ग्रह लगाते हैं और ग्रह का चक्कर उपग्रह लगाते हैं। ठीक है, लेकिन इन सब के अलावा एक क्षुद्र ग्रह भी होता है। ठीक है, क्षुद्र ग्रह जो कि क्या होता है? यह ग्रह से छोटा होता है। देखिए यहाँ पर कहता है कि सौर परिवार में तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त बहुत सारे छोटे छोटे पिंड भी सूर्य का चक्कर लगाता है। छोटा छोटा पिंड भी है जो सूर्य का चक्कर लगाता है, यानी कि उपग्रह से भी छोटा होता है। क्या? क्षुद्र ग्रह। तो ये छोटा पिंड को क्या कहेंगे हम? क्षुद्र ग्रह कहेंगे। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच होते हैं। आपसे अगर पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच होता है, तो ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच होते हैं। खगोलविदों का मानना है कि ये ग्रह के ही टूटे हुए भाग है जो आकाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? सीरस है। ये क्षुद्र ग्रह जो है ये ग्रह के ही टूटे हुए भाग है और इनमें सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? सीरस है। आगे देखिए क्या कहता है कि ग्रहों की परिक्रमा अवधि एवं उपग्रहों की संख्या का विवरण, यानी कि ग्रह जो परिक्रमा करता है सूर्य के चारों ओर, उसकी अवधि कितनी है, यानी कि उन्हें परिक्रमा करने में समय कितना लगता है। ठीक है,
एवं उपग्रहों की संख्या का विवरण। ग्रह के आपने देखा कि ग्रह के कुछ उपग्रह भी होते हैं, तो उनका संख्या यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे बुध है, तो बुध एक ग्रह का नाम है, ठीक है। घूर्णन का समय ये अपने अक्ष पर कितना दिन में घूमता है, जैसे कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 24 घंटे में घूम जाता है, ठीक है। यानी कि एक बार पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में घूमता है, तो बुध जो है अपने अक्ष पर 58.6 दिन में, यानी कि लगभग 58.5 दिन में घूमता है, ठीक है। और परिभ्रमण यानी कि सूर्य के चारों ओर इसके घूमने में कितना समय लगता है, तो सूर्य के चारों ओर घूमने में इसे 87.97 दिन लगते हैं। और इसकी उपग्रहों की संख्या कितनी है, तो इसकी उपग्रहों की संख्या 0 है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये पृथ्वी है। पृथ्वी जो है 23.9 घंटा यानी कि लगभग 24 घंटा में एक बार अपने अक्ष पर घूमता है। और 365.3 दिन में सूर्य के चारों ओर घूम जाता है। और इसकी एकमात्र उपग्रह क्या है, चंद्रमा है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और हम देखते हैं फिर अगला क्या है। देखिए आगे कहता है कि कभी कभी आकाश से टूटकर गिरते हुए तारे दिखाई देते हैं। ये तारे नहीं होते, बल्कि ये पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों से टूटकर गिरते हैं। देखिए कभी कभी आकाश से टूटकर लगता है कि तारा गिर रहा है, लेकिन वो तारा नहीं होता है। वो क्या होता है, ये क्या होते हैं, ये सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाने वाले पिंड होते हैं, ठीक है। जैसे कि ग्रह होते हैं, इनसे ही टूटकर छोटा छोटा टुकड़ा है जो गिरता है। इन्हें क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। उल्का पिंड कहते हैं। टूट कर गिरने की प्रक्रिया में वायु के घर्षण के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। जब पिंड छोटा होता है और ऊपर से गिरता है तो घर्षण के कारण ये जल जाते हैं। लेकिन जब पिंड कई बार बड़ा होता है तो घर्षण के कारण जल नहीं पाता है, और उस कारण जब पृथ्वी पर गिरता है तो धरातल में गड्ढे बन जाते हैं, यानी कि पृथ्वी पर गड्ढा बन जाता है। देखिए अब है आकाश गंगा यानी तारों की नदी। आकाश गंगा यानी तारों की नदी। तो कहता है कि खुले आकाश में कहीं कहीं रास्ते की तरह दूर तक असंख्य तारों की फैली चौड़ी सफ़ेद चमकदार पट्टी होती है। यानी कि आकाश में जो है सफ़ेद तारों की एक पट्टी होती है, और इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी की तरह की गई है। इसे ही आकाश गंगा कहते हैं। यानी कि बहुत सारे उजले उजले तारे जो है ऐसे रहते हैं आकाश में, और ये एक रास्ते की तरह दिखते हैं, ठीक है। और इसे ही क्या कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं, ठीक है। अब है सप्तर्षि तारों का समूह। देखिए सप्तर्षि तारों का समूह क्या है कि जब रात में तुम देखोगे तो उत्तर दिशा में 7 तारों का एक समूह नजर आएगा। यह किस दिशा में नजर आता है, उत्तर दिशा में 7 तारों का एक समूह नजर आता है, जिसे सप्तर्षि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। भारतीय विद्वानों ने इसका नामकरण ऋषियों के नाम पर किया है, जो इस प्रकार है: ऋतु, पुलह, पुलश, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा एवं मरीचि। यूनानी ग्रंथों में इसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एपिसिलोन है ना, एटा एवं जेटा कहा जाता है। ऋतु एवं पुलह को मिलाने वाली रेखा उत्तर दिशा का सूचक है, ठीक है। ये क्या है, सप्तर्षि क्या है, सप्तर्षि जो है ये रात में उत्तर की दिशा में 7 तारों का एक समूह नजर आता है, जिसे सप्तर्षि कहते हैं। देखिए अब है ध्रुव तारा। यह एक स्थिर तारा है। यह क्या है, एक स्थिर तारा है। यह उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के उत्तरी अक्ष पर अवस्थित है। यह
पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में, देखिए उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध क्या है, आप जानते हैं कि पृथ्वी क्या है, गोल है। और गोल है, इसको जो है हम आधा अगर बीचों बीच एक रेखा खींच दे तो ये ऊपर की ओर उत्तर हो जाएगा और नीचे की ओर दक्षिण हो जाएगा। और चूंकि ये आधा है तो उत्तर में है तो उत्तरी गोलार्ध, और ये नीचे है तो दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहता है, तो ये ध्रुव तारा कहाँ पर अवस्थित है, ये उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के उत्तरी अक्ष पर अवस्थित है, ठीक है। यानी कि लगभग इधर अवस्थित होगा, कहीं पे उत्तरी अक्ष पर अवस्थित है। विषुवत रेखा पर किसी भी स्थान से देखने पर ध्रुव तारा क्षितिज पर दिखाई देता है। यानी कि यहाँ से देखने पर ध्रुव तारा कहाँ दिखाई देता है, यहीं पे दिखाई देता है, ठीक है, क्षितिज पर, यानी कि यहाँ पर। लेकिन क्षितिज पर दिखाई देता है, परंतु ज्यों-ज्यों हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, यानी कि जिधर इस तरफ अगर बढ़े हम, तो क्षितिज से उसकी ऊंचाई बढ़ने लगती है, तो इसकी ऊंचाई जो है बढ़ने लगती है, ठीक है। और क्षितिज से ध्रुव तारे की ऊंचाई जितनी डिग्री होगी, क्षितिज से ध्रुव तारे की ऊंचाई जितनी डिग्री होगी, उस स्थान का अक्षांश उतना ही डिग्री होगा। यह हमेशा उत्तर दिशा में दिखता है, इसलिए प्राचीन काल से ही नाविकों को समुद्र में उत्तर दिशा का ज्ञान करवाता है। अगर आपको ज़्यादा समझ में नहीं आया तो इतना समझ लीजिए कि ध्रुव तारा क्या है। ध्रुव तारा एक उत्तर की ओर यह इंगित करता है, ठीक है। यह हमेशा उत्तर की ओर होता है। आगे देखिए, तारों के कई विशेष समूह हैं। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, आप जानते हैं कि पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है, तो सूर्य विभिन्न तारा समूहों के बीच नजर आता है। देखिए पृथ्वी है ये, और आप जानते हैं कि ये सूर्य की क्या करता है, परिक्रमा करता है। ये सूर्य है तो इसके चारों ओर पृथ्वी जो है घूमता है, ऐसे ऐसे। देखिए ये पृथ्वी है, ये वाला पृथ्वी है, और ये आपका क्या है, सूरज है, ठीक है। तो जब पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करता है, यानी यह चारों तरफ यह घूम रहा है, तो सूरज जो है विभिन्न तारा समूहों के बीच नजर आता है। ये तारों का समूह है, इसके बीच सूर्य नजर आता है। तो इसको क्या कहते हैं, देखिए और ये कुल 12 समूह के बीच नजर आता है, इन्हें हम राशि कहते हैं, ठीक है। यानी कि सूर्य जिन तारा समूहों के बीच होता है, उन समूह के नाम को हम क्या कहते हैं, राशि कहते हैं। तो राशियों की संख्या कुल 12 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेष वृष मिथुन करके है, और अंतिम जो है कुंभ तथा मीन है, ठीक है। देखिए आपने देखा कि सूर्य जिन तारा समूहों के बीच नज़र आता है उसे राशि कहते हैं, लेकिन आगे है कि पृथ्वी जिस तारा समूह के बीच नज़र आता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, ये पृथ्वी है, ठीक है। ये जो है पृथ्वी है, और ये इसका परिक्रमा जो है चांद करता है, यानी कि मून करता है, ठीक है। तो पृथ्वी जिस तारा समूह के बीच नज़र आता है, ये तारों का समूह है, इसके बीच पृथ्वी नज़र आता है, तो इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें नक्षत्र कहते हैं। और इन तारा समूहों की संख्या कुल कितना है, 27 है। इस प्रकार नक्षत्रों की संख्या जो है 27 है, और पृथ्वी जो है इनमें से प्रत्येक नक्षत्र को, यानी कि मान के चलिए कि ये एक तारा का समूह है और एक ये तारा का समूह है, तो पृथ्वी को पार करने में कितना दिनों का समय लगता है, 14 दिनों का समय लगता है। एक नक्षत्र को पार करने में 14 दिनों का समय लगता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देख लिया। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो के माध्यम से लाभान्वित हुए हो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए। धन्यवाद। मिलेंगे फिर अगले क्लास में।